ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे एक खुल के आएगा, इसको बोलते हैं वीवी, विजुअल बेसिक एडिटर। कभी कभी तो पूरी तरह इस तरह से ब्लैंक आपको दिखता है। प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके पास दो चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहला होना चाहिए आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, कि आपकी इस फाइल में जितने भी नंबर ऑफ शीट्स खुले हुए हैं या कुछ और लेते हो उसका लिस्ट यहाँ पे दिखाएगा। दूसरा होना चाहिए प्रॉपर्टी बार, जिसका शॉर्टकट होता है F4। दोनों आप यहां से ला सकते हो। प्रॉपर्टी बार होता है कि आप जिसका कोडिंग आप करने जा रहे हो उसकी प्रॉपर्टी दिखाता है। ठीक है, जैसे मैंने शीट 1 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे शीट 1 की प्रॉपर्टी दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो आप चेंज भी कर सकते हो कुछ, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले राइट टू लेफ्ट। अभी क्या है कि हमें शीट 1 पे अगर जाए तो अभी क्या है कि मेरा इस तरह से दिख रहा है आपको कि एबीसीडी इस तरीके से दिख रहा है, तो लेफ्ट टू राइट चल रहा है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी बार में जाके डिस्प्ले राइट टू लेफ्ट में जाके ट्रू कर दूं तो आप देखिएगा कि शीट 1 में आप देखिए इधर से हो गया बेटा आपका। तो इस तरह के यहाँ पे शीट नेम यहाँ आ गया। तो इस तरह की चीजें आप प्रॉपर्टी बार में जाके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो वापस नॉर्मल। तो प्रॉपर्टी बार किसके लिए होता है कि आप जो सिलेक्शन करते हैं उस पे जो उसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह होती है उसको चेंज करने के लिए इसका यूज करते हैं। बट ये प्रॉपर्टीज अगर ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज हैं सुजीत, तो फिर इनको टेम्पर करने की जरूरत क्या है? नहीं, जैसे कि ये तो आपके ग्लोबल सेट किया गया है ना। हाँ। देखिए अगर आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए विजुअल, आप अपने सीट को हाइड कर सकते हो। जैसे सीट 2 को आप राइट क्लिक करके यहाँ पे सीट 2 के नेम पे जाइए, वहां पे आप राइट क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हो। बाहर से भी हम हाइड कर सकते हैं। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके अनहाइड कर दूं तो मुझे यहाँ से मैं इसको अनहाइड वापस कर सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसी रिक्वायरमेंट बन गई कि मैं चाहता हूँ कि मेरा सीट अनहाइड बाहर से ना हो, कोई भी यूजर इसको अनहाइड ना कर से, इसको अनहाइड करने के लिए वीजीए जाना ही पड़ेगा। तो आप इस पे जाके इसकी प्रॉपर्टी में आप देखिएगा यहाँ पे आता है आपको एक्सेल सीट वेरी हिडन। एक्सेल सीट वेरी हिडन पे क्लिक कर दीजिए। तो अब क्या हो गया कि अब आपका यहाँ से सीट 2 हाइड हो गया। और राइट क्लिक करके देखिए यहाँ पे अनहाइड आपको नहीं दिखेगा। इस सीट 2 को अनहाइड करने के लिए हमें यहीं से लेके आना होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए हमें प्रॉपर्टी बार है। तो प्रॉपर्टी बार पर्टिकुलर सीट के लिए नहीं होता है। आगे चल के अगर आप यूजर फॉर्म पढ़ोगे इसमें बटन है, बाकी चीजें हैं, तो उससे एक्सप्रेशन वगैरह इवेंट वगैरह डिसाइड करने के लिए हम प्रॉपर्टी बार यूज करते हैं। अच्छा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बार हर ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी बार होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि हम कोडिंग कहाँ पे करें। आप लोगों में स्क्रीन सही आ रही है ना? हाँ क्लियर है मोर और लेस मुझे तो। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अब हम यहाँ पे कोडिंग किस तरीके से करें। हमारा जो कोडिंग है वो कोडिंग कहाँ करेंगे। तो क्या मैं जो हमारा सीट 1 दिख रहा है इस पे मैं अगर डबल क्लिक करता हूं तो साइड में यहाँ पे आपको व्यू खुल के आता है जिसको हम कोड विंडो कहते हैं। डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पे गया, कर्सर रखा, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते मुझे यहाँ पे सर अभी डबल क्लिक कहाँ पे किया है अभी जस्ट? हाँ हेलो रविंद्र बोल रहा था सर। सर अभी जस्ट आपने डबल क्लिक कहाँ पे किया? स्क्रीन आ गई। डबल क्लिक किया है, आपको दिखा नहीं? यहाँ पे जाइए, सीट 2 पे शीट जाइए। के ऊपर। हाँ, सीट 2 के ऊपर जाइए, डबल क्लिक कीजिए। ओके ओके ओके। तो यहाँ से कोड विंडो आ जाएगा। लेकिन हम आपको इस पे कोडिंग करने की सलाह नहीं देंगे। देखिए सीट 2 अगर सीट 1 2 3 4 में अगर आप कोडिंग डबल क्लिक करते हो तो इससे दो प्रॉब्लम होती है। एक कि जो भी आप कोड लिखोगे सीट 1 की प्रॉपर्टी में सेव हो जाएगा। अगर सीट 1 को आपने डिलीट कर दिया तो आपका कोड भी डिलीट हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम है कि सीट 1 2 3 पे डबल क्लिक करके अगर आप कोडिंग लिखते हो
तो आप बाकी जगहों पे कॉल नहीं कर पाओगे। तो सीट 2 में लिखा था आपने, सीट 3 में इसको कॉल नहीं कर सकते हो, सीट 5 में इसको कॉल नहीं कर सकते हो। इसलिए जब भी हम कोडिंग करेंगे तो हम कोडिंग करने के लिए इंसर्ट के अंदर मॉड्यूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। मॉड्यूल्स आएंगे और यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। मॉड्यूल्स पे कोड करने का क्या होता है कि इसकी एक अलग मॉड्यूल बन जाए जो कि VBA के अंदर में ही है, और हमारा एक फाइल की प्रॉपर्टी के अंदर सेव हो जाता है, एक पब्लिकली हो जाता है। इसको हम कहीं भी पब्लिकली कॉल कर सकते हैं, किसी भी असाइन कर सकते हैं। बात आती है डिक्लेरेशन ऑफ द मैक्रो। आप जनरली हम लोग पब्लिक मैक्रो बनाते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं, या फिर आप पब्लिक सब भी लिख सकते हो। पब्लिक लिखना जरूरी नहीं है, सब्जेक्ट लिखना मतलब सब लिखना जरूरी है, बट पब्लिक सब लिखना कोई जरूरी नहीं है। पब्लिक सब स्पेस दीजिए। अब यहाँ पे हम मैक्रो नेम डालेंगे। अब मैक्रो नेम में कुछ चीजें हैं कि आप मैक्रो नेम के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया टेस्ट, TEST टेस्ट। माइक्रो नेम अगर आप लिखते हो तो आप उसमें स्पेस डाल के, मैं लिख दिया टेस्ट टुडे, तो ये नेम गलत है। आप माइक्रो नेम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते हो, नहीं आप डॉट दे सकते हो, नहीं कॉमा दे सकते हो, नहीं डैश दे सकते हो। हाँ, अंडरस्कोर आप लगा सकते हो। तो माइक्रो नेम में पहली खासियत क्या है कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर को छोड़ के आप नहीं दे सकते हो, स्पेसेस नहीं दे सकते हो। तो पहली कंडीशन आपकी ये होती है। दूसरा कि 3 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक मैक्रो नेम नहीं होना चाहिए, जैसे कि A1, B1, C1, D1, A1 या XZ1, ऐसे नेम 3 डिजिट में अल्फा न्यूमेरिक नहीं दे सकते, क्योंकि वो रेफरेंस हो जाता है। जैसे A1 क्या हो गया, रेफरेंस हो गया, ऐसे A1 भी रेफरेंस हो जाएगा, F1 भी रेफरेंस हो जाएगा। तो 3 डिजिट का अल्फा एंड विथ न्यूमेरिक आप नहीं डाल सकते। तो 2 कंडीशन है मैक्रो नेम डिफाइन करने में। पहला कंडीशन है कि आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर को छोड़ के नहीं डाल सकते। दूसरा, 3 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक में नाम नहीं डाल सकते। अगर 2 चीज डालते हो तो आपका मैक्रो में एरर देगा। अगर आपको डालना पड़ा तो अंडरस्कोर 1 डाल दीजिए। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन कीजिए, क्लोज कीजिए और एंटर मारिए। एंटर मारते ही यहाँ पे आपको एंड सब ऑटोमेटिकली नीचे में आपको आ जाएगा। जैसे कि हमने एंटर मारा, एंटर मारते आपने देखा कि एंड सब अपने आप यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब मैं अगर अपने एक्सेल वर्कशीट पे जाऊं, फिर उसके मैक्रो लिस्ट पे जाऊं, आप देखिए यहाँ पे मैक्रो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे A_1 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे सब्जेक्ट क्लिक करोगे, बाहर आपको मैक्रो नेम में आ जाएगा और पब्लिक पे आ जाएगा। जी हाँ नितिन जी, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना जरूरी है। ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं करते हो तो ये समझ ही नहीं पाया कि मैक्रो डिक्लेरेशन कंप्लीट हुआ है। ओपन क्लोज करने का मतलब क्या हुआ कि मैक्रो डिक्लेरेशन इज कंप्लीटेड, तभी वो नीचे एंड सब डालेगा। ठीक है। पब्लिक सब लिखना आपको जरूरी नहीं है, पब्लिक यहां से आप हटा सकते हो। अब बारी आती है इससे कि जो भी हम प्रोग्राम करेंगे इसमें, तो हम प्रोग्राम करें क्या। तो प्रोग्राम करने से पहले आपको प्रोग्राम का एल्गोरिदम होना चाहिए। एल्गोरिदम मतलब कि स्टेप, कि आप करना क्या चाहते हो। जैसे कि मैं एक प्रोग्राम मुझे क्या है कि छोटा सा मुझे एक ये बनाना है, एक टेबल बनाना है, टेबल का फॉर्मेट बनाना है। तो उसका सबसे पहले हम क्या तैयार करेंगे, एल्गोरिदम तैयार करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम रेंज A1, सॉरी रेंज A1 सेलेक्ट, A1 पे क्लिक करो, फिर इसमें एंटर करो डेट।
फिर V1 सिलेक्ट, फिर मैं लिखा यहाँ पे एंटर नेम एंड सिलेक्ट C1 एंटर अमाउंट, फिर A1 से लेके C10 सेलेक्ट, अप्लाई ऑल बॉर्डर, फिर A10 सेलेक्ट, एंटर टोटल, एक सेकंड दीजिएगा। हेलो, यस बोल रहा हूँ, बोले नरेंद्र जी। बताइए। हाँ सर, सर मैं आपको 15-20 मिनट कॉल करूँ, मैं ट्रेनिंग में हूँ, मैं ट्रेनिंग करने मुझे कॉल करूँ इसी नंबर पे, मैं इसी नंबर पे कॉल बैक करता हूँ सर आपको, सॉरी। तो C10 डॉट सिलेक्ट एंड अप्लाई सम ऑफ अमाउंट, ये हमारा एल्गो है कि हमें जो मैक्रो प्रोग्राम करने हैं उसके में जो कोड लिखने को, कि जो VBA प्रोग्रामिंग होती है वो सिंगल लाइन कोड होती है, हर एक काम के लिए आपको एक लाइन की कोडिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आप जो है कि कोई ऐसा लाइन छूट ना जाए, इसलिए उसका एक एल्गो तैयार कर लीजिए, मतलब कि स्टेप तैयार कर लीजिए यहाँ पे। तो स्टेप तैयार करने का बेनिफिट क्या होता है कि आपको अगर कोई स्टेप मिस होता है तो आपको पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं है स्टार्ट, तो स्टार्ट मतलब कि डिक्लेरेशन ऑफ द मैक्रो, मैंने डिक्लेयर कर लिया। दूसरा आता है A1 सिलेक्ट, तो मैं लिखूंगा कि रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, फिर बोलेगा कि सिलेक्ट करने के बाद डेट एंटर करो, तो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्शन डॉट वैल्यू। दूसरी चीज, जब भी आप कोई प्रोग्राम, जब भी कोई कोड लिखो तो हमेशा खाए तो लोअर केस में लिखो या फिर अपर केस में लिखो। जैसे आप नीचे कर्सर लेके आओगे ऑटोमेटिकली आपका टाइटल केस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए सिलेक्शन का S बड़ा हो गया, वैल्यू का V बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है कि कोड एग्जिस्ट कर रहा है इसमें। तो हमें दो स्टेप फॉलो कर लिया। देन सेलेक्ट V1 एंटर नेम, तो मैं इसी कोड को पेस्ट किया, यहाँ पे V1 डाल दिया और यहाँ पे डेट की जगह डाल दिया नेम। ये कोड क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं जस्ट एल्गोरिदम के बिहाफ से कोडिंग करना सिखा रहा हूँ। देन सेलेक्ट C1 एंटर अमाउंट, अगेन पेस्ट किया और जहां पे ये C1 कर दिया, यहाँ पे कर दिया अमाउंट। उसके बाद बोलता है सेलेक्ट A1 से C1, तो मैंने लिखा रेंज A1 से लेके C10 डॉट सिलेक्ट, या फिर हम डायरेक्ट बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं बिना सिलेक्शन के भी, कि बॉर्डर डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू 1, ऑल बॉर्डर के लिए हो गया। A10 सिलेक्ट डॉट सिलेक्ट, मैंने लिखा यहाँ पे रेंज A10 डॉट सिलेक्ट, फिर बोल रहा है कि इसमें एंटर क्या करना है, एंटर टोटल। तो जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होता है VB के प्रोग्रामिंग। सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल टू, मैंने बोल दिया टोटल,
सी बोल रहा है यहाँ पे C1 डॉट सिलेक्ट, तो मैंने यहाँ पे लिखा रेंज C1 डॉट सिलेक्ट करके आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। डॉट फॉर्मूला इक्वल टू, मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है कि सम C2 से लेके C9, ये हमारा मैक्रो बन गया। अब जैसे इस मैक्रो को मैं प्ले करूंगा, ये पूरा ये जो स्टेप्स है, इस स्टेप को फॉलो कर देगा इस कोड के माध्यम से। ठीक है, और इसी सीट में नहीं, किसी भी सीट पे फॉलो करेगा। तो इसके लिए हमने क्या सीखा कि इससे क्या हुआ कि मुझे कोई मिस नहीं हुआ हमारा, मतलब कि हमने क्या किया कि एल्गोरिदम तैयार किया और हर लाइन की कोडिंग हम 1 बाय 1 यहाँ पे करते चले गए। तो आप अभी एक्सेल की वीबीए प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पास एक नोटपैड रखें, एक बड़ी सी छोटी सी नोटपैड परचेज कर ले। हर मैक्रो को सबसे पहले एल्गोरिदम तैयार करें कि आपको उस मैक्रो जो बनाने जा रहे हैं उसका एल्गोरिदम क्या है, मतलब इसके स्टेप्स क्या है, कि मैनुअल उसको किस तरीके से फॉलो किया जा सकता है, या फ्लो चार्ट तैयार करें। फिर उसके बिहाफ पे आप कोडिंग को लिखें। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि एक तो जो आपका रजिस्टर मेंटेन होते चले जाएगा, मतलब कि हर कोड की हर जो मैक्रो आप बना रहे हो, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, हर किसी का आपके पास डिजिटल नोट है। दूसरा बेनिफिट इसमें ये होगा कि आपको मैक्रो लिखने की हैबिट हो जाएगा, क्योंकि आप इससे पहले जो आपने एक्सेल सीखा, एक्सेल में सारा ग्राफिकल था कि आप देख के फॉलो करना है। अगर कोई चीज की स्पेलिंग भूल जाते हो या कोई भी फंक्शन भूल जाते हो, तो उसकी इमेज देख के आप समझ आते हो कि भाई इस ऑप्शन जो है इस तरह से अप्लाई होता है, यहाँ पे होता है। लेकिन वीवीए में क्या है कि हर एक चीज आपको कैरेक्टर के हिसाब से, अगर आपने कॉमा भी भूल गए तो आपको वहां पे एरर शो करेगा। इसलिए आपको मैनुअल कोड राइटिंग का होना चाहिए कि आप पहले नोटपैड में जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके कोड को आप लिखिए। जितना ज्यादा आप इसकी राइटिंग करेंगे नॉर्मल नोटपैड में, उतना आपकी वीवीए राइटिंग की कमांड बनता चला जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या कीजिए कि आप हर मैक्रो की राइटिंग कीजिए। अब हम डिस्कशन करते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के ऊपर कि रेंज क्या है, सिलेक्शन क्या है, हमें डॉट क्यों लगाया, हम रेंज से ही स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम रेंज से ही स्टार्ट क्यों किए, हम कैसे डिसीजन करेंगे कि रेंज से स्टार्ट करना। तो अगर मैं बताऊं कि हमारे पास जितने ये मैक्रो है, जो भी ये मैक्रो हम यहाँ पे लगाते हैं, सब्जेक्ट जो भी हम कोई काम करते हैं उसका 80% जो भी लाइनिंग होती है हमें मैक्रो की, वो हमारा 4 वर्ड से स्टार्ट होता है, 4 ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। हम चाहे तो एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं, या फिर हम वर्कबुक से स्टार्ट करते हैं, या फिर हम रेंज से स्टार्ट करते हैं, सॉरी सीट माफ कीजिएगा, सीट से स्टार्ट करते हैं या फिर रेंज से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सर यहाँ पे तो मैंने सिलेक्शन स्टार्ट कर रखा है, तो सिलेक्शन भी पार्ट ऑफ द रेंज है, मतलब रेंज का दूसरा नाम सिलेक्शन है। तो इनके भी कुछ सब टाइटल्स हैं, सब नेम्स हैं, जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन से उससे अप्लाई किया जाता है। तो इन चारों इसको हम बोलते हैं 4 पिलर ऑफ द मैक्रो प्रोग्रामिंग। वीवीए प्रोग्रामिंग के 4 पिलर है कि जो भी प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट करते हैं इसी 4 से स्टार्ट होता है। ठीक है सर। अब कब कौन सा लिखेंगे, रेंज कब लिखेंगे, या एप्लीकेशन कब लिखेंगे, या आपका वर्कबुक्स कब लिखेंगे, वो अलग अलग कंडीशन से डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि अब हम मान लीजिए कि हमें एक नया फाइल ओपन करना है, तो न्यू वर्कबुक ओपन करना है, किस पे इफेक्ट कर रहा है, एक पर्टिकुलर फाइल पे इफेक्ट कर रहा है, इसलिए ये वर्कबुक का मेथड में आएगा
और हम लिखेंगे यहाँ पे किसी की साउंड इको क्या आ रही है सर? रविंदर जी जा रही है। यहाँ पे लिखा मैंने वर्क बुक डॉट ऐड। अगर आपको फाइल को सेव करना है तो इस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ अब हमने डॉट क्यों लगाया कि वर्कबुक से एक ऑब्जेक्ट हुआ और डॉक्यूमेंट ऐड करना एक मेंबर हुआ। तो जब भी हम कोई लिखते हैं तो कुछ लिखने का तरीका इस तरीके से होता है। जैसे कि हमने लिखा वर्क बुक, वर्कबुक मतलब कि वर्कबुक क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ। क्या था ऑब्जेक्ट का डिटेल, मैंने लिखा कि बुक 2.xlsm। ये अब पार्टिकुलर वर्कबुक का डिटेल हो गया, मतलब कि ऑब्जेक्ट का डिटेल हो गया। तो ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट, क्योंकि हो सकता है 3-4 फाइलें खुली हो, 3-4 वर्कबुक खुले हुए हैं, तो कौन से वर्कबुक, तो मैंने बोला बुक 2 डॉट सेव एज। सेव एज क्या है, एक इवेंट है, एक्शन है, और यहां पे आता है एक्शन का डिटेल। तो डी ड्राइव में जाओ और 123.xlx के नाम से सेव कर दो। तो डॉट क्या करता है, ऑब्जेक्ट एंड एक्शन के बीच में सेग्रीगेट करता है। ब्रैकेट का यूज करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट के डिटेल सेग्रीगेट करना होता है तो हम ब्रैकेट में करेंगे, और स्पेस लगा के हम एक्शन का, जो मोस्टली जो है हमारा एक्शन का हम जो है लगाते हैं, डिटेल लगाते हैं। बट बोलेगा सर यहाँ पे तो हमने इक्वल भी लगा रखा है। तो ऑब्जेक्ट जो है दो तरह का होता है, एक मेथड होता है, एक प्रॉपर्टी होता है। जो मेथड होता है तो मेथड के बाद हम स्पेस लगाते हैं, जो प्रॉपर्टी होता है हम यहाँ पे हम इक्वल लगाते हैं। वैल्यू क्या है, हमारा प्रॉपर्टी है। फॉर्मूला क्या है, हमारा प्रॉपर्टी है। सिलेक्ट क्या है, मेथड है। बॉर्डर क्या है, मेथड है। तभी हमने इक्वल लगाया, कोई प्रॉपर्टी है, बॉर्डर प्रॉपर्टी, मेथड नहीं है। तो मेथड प्रॉपर्टी कैसे पता चलेगा, मतलब कि आपको अगर एक लिस्ट चाहिए कि वर्कबुक्स और वर्कबुक के जितने भी मेंबर्स हैं वो मेंबर्स का लिस्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने एक्सेल वीवी एडिटर को प्रेस कीजिए, F1 प्रेस कीजिए। आपको F1 प्रेस करते ही ऊपर में आपको एक्सेल हेल्प खुलेगा। एक्सेल हेल्प खुलते ही यहाँ पे देखिए होम पे, अगर होम नहीं आता है तो होम पे क्लिक कीजिए, होम आ जाएगा। इसमें आएगा आपको ऑब्जेक्ट मॉडल रेफरेंस, एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल रेफरेंस, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट है सारे आ जाएंगे। जैसे कि वर्कबुक की बात करी तो यहाँ पे देखिए वर्कबुक ऑब्जेक्ट आया। यहाँ पे तो वर्कबुक का आपको मिलेगा किस तरीके से लगाया जाता है, और इसके नीचे आपको मिलेगा इसके मेंबर। ये रहा मेथड वाले मेंबर, ये आपके रहा आपका प्रॉपर्टी वाला मेंबर। मेथड क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मैं आपको आगे बताता हूं कि मेथड कौन सा है, प्रॉपर्टी कौन सा है। आइडेंटिफाई आपको कोडिंग लिखते समय ही हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूं एक्टिव। अब यहाँ पे तो पार्टिकुलर बुक 2 को आप सेव कर रहे हो, लेकिन अगर आपको मान लो कि फाइल का नेम पता नहीं है, लेकिन आपने फाइल को ऐड किया, जो फाइल ऐड होता है वही एक्टिवेट होता है, तो उस केस में मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज। अब यहाँ पे देखिए जहां पे इस तरह का सिंबल लगा हुआ है, ग्रीन कलर का जो सिंबल है, उसको बोलते हैं मेथड। वो मेथड होता है, मतलब कि हमें सेव एज किया, स्पेस मारा, अब मुझे स्पेस मारना पड़ेगा। स्पेस मारते यहाँ पे आपके स्टेशन आ जाएंगे। तो डॉट लगाते हैं जिसपे ग्रीन कलर का एक रेक्टेंगल आ रहा है, उसका मतलब क्या है, आपका मेथड है। और जिस पे इस तरह का हैंड का निशान आता है वो आपका प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैं एक्टिव फाइल के अंदर पासवर्ड डालना चाहता हूं, एक्टिव वर्क बुक डॉट पासवर्ड। आपने देखा पासवर्ड पे हैंड का निशान बना हुआ है, इस तरह का लिस्ट का निशान बना हुआ है। तो यहां पे हम पासवर्ड में इक्वल टू लगाएंगे।
ठीक है सर। तो कहाँ पे स्पेस लगाना है, कहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, कहाँ पे आपको इक्वल लगाना है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब जैसे मुझे फाइल ओपन करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्क बुक डॉट ओपन, और जहां से ओपन करना है उसका पाथ यहाँ पे दे दीजिए आप। ठीक है, आपका फाइल उस पर्टिकुलर लोकेशन से ओपन हो जाएगा। फाइल को क्लोज करना है तो आप एक्टिव वर्कबुक के जरिए भी क्लोज कर सकते हो। एक्टिव वर्कबुक तब लेते हैं जब मुझे पता नहीं कि पर्टिकुलर फाइल कौन सा है, तो मैं एक्टिव वर्क लेता हूं, मुझे पता है, और वहां पे हम इस मेथड को लेंगे। देखिए मेथड, ये जो आपका ऑब्जेक्ट तो सेम रहेगा, आपका एक्शन चेंज होते रहता है। डॉट क्लोज, क्लोज में यहाँ ट्रू एंड फॉल्स की, क्या आप सेव करके क्लोज करना चाहते हो, बिना सेव किए करना चाहते हो, तो ट्रू एंड फॉल्स का रिजल्ट दे सकते हैं। आपका फाइल क्लोज हो गया। तो आपने फाइल को ओपन करना सीखा, आपको फाइल को क्लोज करना सीखा, नई फाइल को क्रिएट करना सीखा, फाइल को सेव एज करना सीखा, या आप फाइल को सिर्फ सेव करना चाहते हो कंट्रोल एस, तो यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो जनरली फाइल को जस्ट सेव करें। ठीक है सर। तो पर्टिकुलर फाइल हम इतना ही कुछ करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं, फाइल में पासवर्ड डालते हैं, फाइल को सेव एज करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, इतना ही करते हैं हम फाइल में। और बाकी इसमें आप F1 प्रेस करके देखिए, आपको जो F1 प्रेस करके जो हेल्प आया था, इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन जनरली हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें थोड़ी एडवांस है। तो आप क्या कीजिए कि जितने भी मेथड है इसको एक बार स्टडी कर लीजिए, जस्ट कैजुअली पढ़ लीजिए, ताकि आगे चल के मैं सिखाऊंगा एटलीस्ट आपका डेफिनेशन तो पता रहेगा। तो फाइल का 3 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका मेथड, दूसरा आपका होता है प्रॉपर्टीज, और तीसरा आपका होता है इवेंट। तो इस तरह से अगर आपको टाइम मिले तो अपने कोड को यहाँ ढूंढ सकते हो, यहाँ समझ सकते हो अपने काम को। जैसे आपको अगर मान लीजिए प्रिंट आउट निकालना है तो आपको प्रिंट आउट जानना चाहते हो, या फिर न्यू विंडो क्लिक करना है, या फिर आपको रिप्लाई करना है, या आपको सेंड मेल करना है, तो ये जो चीजों के यहाँ पे आपके सारे नंबर दिए हुए, आप यहाँ ढूंढ के अपना यूज कर सकते हो। तो इसको एक बार एक एक करके आप एक एक करके पढ़ के और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो साथ में अगर आपको टाइम मिले तो इंटरनेट पे वेबसाइट है, नहीं सर वो रन नहीं होगा मैक्रो, क्योंकि मैंने इसमें और भी चीजें डाल रखी है ना सर। ये देखिए ऊपर, और ये अलग है, ये फाइल सेव कर रहा है, बंद कर रहा है, ओपन कर रहा है, तो ये रन नहीं होगा। तो ये रन में माइक्रो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस काम में क्या कोड होता है। रन करने वाले माइक्रो में आप बताऊंगा तो रन होगा। तो एक आपके पास एक्सेल डैश वीवीए का जो आपके है, इसमें तकरीबन 32 से 34 चैप्टर्स है, इनके चैप्टर को पढ़ लीजिए। तो शुरुआत में वीवीए प्रोग्रामिंग में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको एक्सेल हेल्प को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको वेबसाइट और बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो अभी